ओके। अब लाइफ प्रोसेस को बायोलॉजी को फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में प्रस्थान कर चुके हैं। और अब तक मैंने जो कुछ भी मत उसे बतलाया है रेस्पिरेशन के बारे में। अब यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो इस लेक्चर से पहले तक का लेक्चर अपना सफर तय कर लिया है अच्छे तरीके से, एक एक बात मेरे सुने हैं, नोट्स बनाए हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मैं इस लेक्चर में बताना चाह रहा हूँ जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाने का प्रयास किया है और नोट्स भी आपको तैयारी करवा दिया है मैंने कि अब जब भी कभी भूल जाए तो लिखा हुआ रहेगा तो एक बार दिमाग में आ जाएगा। रेस्पिरेशन तो मैंने तुझे बतलाया है कि ये होता क्या है, ये है क्या, लेकिन अब समय आ गया है कि अब जानिए कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, यानी कि इसका प्रकार क्या है। आखिरकार रेस्पिरेशन किया जा सकता है तो कैसे, इसके तरीके क्या, वेज यानी कि टाइप्स यानी कि प्रकार। तो लिखेंगे दो प्रकार का तो होता है। There are two types of respiration, यानी कि दो प्रकार है इसका, इस रिस्पिरेशन का। मैंने तुझे बतलाया था कि रिस्पिरेशन क्या होता है। अब टाइप्स पढ़ रहे तो जिसमें से पहले का नाम है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन ये पहला टाइप हुआ किसका, ये इस रिस्पिरेशन का। And the second one is anaerobic. Anaerobic respiration. यह दो प्रकार के रिस्पिरेशन होता है, यही दो प्रकार का होता है, थर्ड कोई नहीं है। क्लियर है? बट प्रश्न यह भी नहीं है कि दो प्रकार के होते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये तो क्लियर है, बट अब जान ले कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन आखिरकार क्या होता है एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है। क्लियर है जी? क्लियर। तो मैं तुझसे बतलाता हूँ कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन आखिरकार होता क्या, इसे भी डिटेल में पढ़ते हैं एकदम। मैं तुझसे समझाऊंगा, एक एक चीज बतलाऊंगा, बस बी कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन सिर्फ भंग नहीं होना चाहिए। एरोबिक रिस्पिरेशन नाम से ही एरोबिक, एरोबिक का मतलब नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के प्रेजेंस, उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। जहां भी एरोबिक शब्द ही जुड़ जाता है वहीं पे आ जाएगा एयर, यानी कि एरोबिक। एरोबिक क्या है तो एरोबिक यानी कि एयर है, एयर है, ए से एयर और ए से एरोबिक। तो ट्रिक भी मैं तुझे बता रहा है इसके साथ साथ एयर। अब प्रश्न उठता है कि ये आखिरकार ये एरोबिक रिस्पिरेशन है क्या। तो एरोबिक रिस्पिरेशन वैसे रिस्पिरेशन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। जैसे में हम लोग सांस ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले रहे हैं। एनिमल्स, टाइगर, चाहे लिजर्ड, हैंड, डॉग, कौवा, चाहे हंस, चाहे कौवा का है ना, वो भी तो एरोबिक रिस्पिरेशन ही कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेता है। जो कोई भी ऑक्सीजन लेता है इस संसार में वो एरोबिक रिस्पिरेशन करता है। क्लियर हो गया जी? तो जो वैसे ऑर्गेनिज्म, मैंने रुको जरा सा, डेफिनेशन लिखने से पहले समझना जरूरी है। मैंने तुझसे कहा था कि रिस्पिरेशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और रिस्पिरेशन होगा तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आखिरकार कहां? प्रॉब्लम यह है कि मैं एक नाम दे रहा हूं, रिस्पिरेशन में भी खास है। क्या खास है? एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन होना जरूरी है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यानी कि एरोबिक खास है, नाम है, रिस्पिरेशन में भी खास नाम है। वो भी मैं ये कह रहा हूं कि जो कोई भी जानवर है
जो एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अब तो तुमको पिछले लेक्चर से भी बेहतर इस लेक्चर में तुमको उत्तर मिलता है कि सर हमको ये बताइए कि आखिरकार ये बार बार ऑक्सीजन हमको लेना क्यों पड़ रहा है। जब भी नहीं लेते हैं तो बेचैनी हो जाता है, मरने की स्थिति आ जाती है कुछ मिनट के लिए। उसका उत्तर यही है कि जो कोई भी एनिमल है जो रिस्पिरेशन तो करता है, उसका भी खास है और उसका नाम है एरोबिक, जिसको में एयर की उपलब्धि होना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए, तभी ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और हम लोग वी गेट एनर्जी। अगर ऑक्सीजन नहीं तो एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं, और एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो सर हर एक क्षण ऑक्सीजन, हर एक क्षण रिलीज हो रहा है एनर्जी ना, इसीलिए हर एक मोमेंट ऑक्सीजन चाहिए। अब तो तुझे उत्तर मिल गया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है होगा। क्लियर क्लियर। तो मैं तुझसे लिखवा देता हूं कि आखिरकार ये एरोबिक रिस्पिरेशन का चक्कर क्या है। तो लिखेंगे क्या, यह है कि इट इज अ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, ये भी एक रिस्पिरेशन का प्रकार ही है, बट या फिर इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, जरूरी है, रिक्वायर्ड किसमें, तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, या फिर यूं कह सकते हैं द रिस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। और बढ़िया से लिखो, इन दिस प्रोसेस, देन यानी कि तब क्या कहेंगे उससे, तो देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। तब हम लोग उसे कहेंगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन है। क्लियर है? अब एरोबिक रिस्पिरेशन को रिप्रेजेंटेशन करने का कोई तरीका है क्या? आपने तो हमको डिफिनेशन लिखा दिया कि एरोबिक रिस्पिरेशन उसे कहेंगे जो ऑक्सीजन मौजूद हो, लेकिन इससे भी हमको तसल्ली नहीं होता है, मन नहीं भरने वाला। तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करवाते हैं और इसको गहराई में उतारते हैं। बस तुम उतरने के लिए तैयार हो तो लिखेंगे कि दिस कैन बी represented as follows। इसको रिप्रेजेंटेशन करने के कुछ निम्नलिखित तरीके हैं। क्या है? फिर से वही सिस्टम, ग्लूकोज को उठाएंगे और ग्लाइकोलाइसिस करवा देंगे, सिंपल। तो लिखेंगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्लूकोज को उठा लिया। सिर्फ कितना ग्लूकोज को उठा रहा है, ज्यादा नहीं, एक मॉलिक्यूल ही लो ना। क्या जी, जैसे कि तुम मार्केट में जाओगे और अभी गर्मियों के सीजन में आम का सीजन है, तुम कहो कि भैया मुझे आम चाहिए, या फिर कहोगे कि चाहिए, तो मीठा है, इसके लिए क्या तुमको सारा आम में से काट के चखाएगा नहीं ना, एक पार्टिकुलर आम को उठाएगा और आपको काट के दे देगा, कह के टेस्ट करके देखिए मीठा लगता लीजिए, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यही कहेगा, यही कहेगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तब चूंकि होगा क्या, ठीक उसी प्रकार से एक मॉलिक्यूल लेकर के देखें, जो एक मॉलिक्यूल के साथ होगा वही सारे मॉलिक्यूल के साथ होगा। तो चलो देखते हैं क्या है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल हमने लिया है, तो एक मॉलिक्यूल, इसको हटा दो, कोई बात नहीं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को उठा रहे हैं। क्लियर है? तो जब हमने एक मॉलिक्यूल को ग्लूकोज को उठाया, तो जब इसको हम ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं, मत मारो उसे, रहना दो, नहीं मारो,
चला जाएगा वो। तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को उठाते हैं और इसको ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है? आइए देखते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हमने क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस करवाया है। जब तुम ग्लाइकोलाइसिस करवाते हो, लेकिन किसके उपस्थिति में? In the presence of O2, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तब क्या होगा कि ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। और पायरुवेट को ही हम लोग कहते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्लियर हो गया? तो तुम याद करो, जब मैंने तुझे नोट में पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे तो वो हमको कितना देगा? तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड देगा। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। 2 मॉलिक्यूल्स यही मिलेगा जब एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तब। लेकिन कहां हो रहा है एरोबिक रिस्पिरेशन? प्लेस, जगह बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया, यही इसका जगह है, यही इसका साइट है। क्लियर है? सिर्फ ये पायरुविक एसिड ही नहीं देगा, इसीलिए मैंने आपको हर एक चीज बता दिया था, क्योंकि पायरुविक एसिड हर एक चीज आने वाला टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन मैंने कहा था ना। तब इसके साथ साथ CO2 भी एंड H2O भी, और प्लस में 38 ATP निकलेगा, 38 ATP। चलो क्लियर है? सिर्फ CO2 H2O नहीं, बल्कि 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी रिलीज होगा, और 38 ATP निकालता है ये इस एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन का एक बेनिफिट्स है जो कि बहुत बड़ा है, कि इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, और तगड़े तगड़े काम करने के लिए यही बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, ये एरोबिक रिस्पिरेशन। क्लियर है? क्लियर है? तो जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो एरोबिक रिस्पिरेशन करता है उसको ऑक्सीजन चाहिए। सर इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बना ही नहीं सकता। अब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या फिर बनाएगा तो कैसे बनाएगा? इसका उत्तर मैं दूंगा तुझे, बट अभी नहीं, इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीका होना बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी बातें तुम लिखोगे, नोट करोगे, या फिर मैं तुझसे यह कहूं कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो हुआ है वो कहां हुआ? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में आपसे पूछ देता है, अक्सर पूछ देगा एक नंबर में कि बताओ जी एरोबिक रिस्पिरेशन कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब एरोबिक रिस्पिरेशन ही ऐसा रिस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज यानी कि फूड मॉलिक्यूल है वो पूरे के पूरे कंप्लीटली, एकदम कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छे तरीके से उसका ब्रेक डाउन होता है
और इसीलिए तो 38 एटीपी निकल रहा है ना, नहीं समझे? इसी बात को मैं समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि आपने कोयला उठाया है या फिर कोई भी चीज जो बर्निंग जलाने लायक है, वो जितना अच्छे से जलेगा उतना ज्यादा हीट को रिलीज करेगा जी। और कोई अच्छा से नहीं जल पाएगा, यानी कि कम ही वो एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा ना, कम ही हीट का प्रोडक्शन करेगा ना। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है फूड को, इस ग्लूकोज को, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, इसीलिए साथ में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो लिखे में एक पॉइंट और लिख लो, बढ़ा लो। इसी एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में चर्चा हो जाए। लिखे में कि माइटोकॉन्ड्रिया is the site of aerobic respiration। क्लियर है जी? क्लियर है। दूसरी बातें लिखना है तो लिख सकते हो, इन aerobic respiration completely breakdown of glucose occurs, या फिर takes place, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में तुम लिखेगा, और फिर मैं एनारोबिक रिस्पिरेशन के विषय में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये लिख लो अच्छे तरीके से। चलो देखो, इसे नोट डाउन करेगा। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब डिस्कस कर रहे हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में, यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होगा। नाम से ये स्पष्ट है, ए ना यानी कि एयर ना, यानी कि एयर नहीं होना चाहिए, यानी कि बिना एयर का भी काम चल जाएगा, बिना एयर का काम चल जाएगा। कहने का क्या अर्थ है? यानी कि बिना ऑक्सीजन का काम चल जाए, यानी कि हम ले रहे हैं सांस तो कहा जाता है कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि ऑक्सीजन ही जा रहा है, नाइट्रोजन भी तो जा रहा है, जो कुछ भी एयर में है वो सारा जा रहा है, लेकिन जरूरत है ऑक्सीजन का, इसीलिए ऑक्सीजन का ही नाम लेते हैं। तो एयर नहीं ले रहा, जब एयर ही नहीं ले रहा तो ऑक्सीजन कहां से जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। तो वैसा कोई रिस्पिरेशन कर रहा है या फिर होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे रिस्पिरेशन को हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन का नाम देते हैं। क्लियर है? तो इसे लिख देता हूं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा उसकी भी चर्चा मैं करता हूं। पहले लिख लें इसका डेफिनेशन। अगर कोई पूछेगा कि एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है तो बताने के लिए रहेगा ना, लिखे कि the respiration takes place without oxygen, बिना ऑक्सीजन के। तो वैसे रिस्पिरेशन को क्या कहते हैं? Then this type of respiration is called anaerobic respiration। यही होता है जी, है ना? अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा भी है जो बिना ऑक्सीजन को भी एनर्जी को रिलीज करता। हाँ बिल्कुल सही सोचते हो तुम। तो ऐसा कौन हो सकता है कि ऑक्सीजन नहीं लिए हुए भी जिंदा है, एनर्जी पा रहा है?
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे में नॉन ग्रीन प्लांट्स जस्ट लाइक ईस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ईस्ट, फर्मेंटेशन जो करता है ईस्ट, या फिर कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज वगैरह है वो भी बिना ऑक्सीजन पर काम चला लेता है, यानी कि उसको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मिल गया तो क्या, तो वो सोचेगा कि लेना है कि नहीं लेना। जानते हो, अरे बहुत ऊंचे वाले हम साधु संत हैं और मीट मछली तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, लेकिन मिल जाए तो हमको हानि भी नहीं है। यही वाला तो बात हो रहा है कि ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेकिन मिल जाए तो खैर वो नहीं लेता है, सच में नहीं लेता है, तो बिना ऑक्सीजन के काम चला लेता है ईस्ट वगैरह ये सब, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस चलता है। क्लियर हो गया? तो एक इक्वेशन के फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो जाए इसी एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, तो लिखेंगे कि दिस कैन बी represented as follows। इसको लिखने का कुछ निम्नलिखित तरीका जो मैं अभी लिख रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपको बतला रहा हूं, तो देखते हैं कि क्या है। फिर से वही कहा कि ग्लूकोज को उठा लिए, कितना लिए, तो 1 मॉलिक्यूल ही लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा, और क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा? तो इन साइटोप्लाज्म। याद रहे कि ग्लाइकोलाइसिस जो हो रहा है, पिछले वाले में भी वहां पे प्लस ग्लाइकोलाइसिस लिख दिए थे एरोबिक में, तो आप तीर मार के ऐसे ही लिख लीजिएगा। क्लियर है ना? तो ये साइटोप्लाज्म होगा। कोई पूछेगा कि एनारोबिक रिस्पिरेशन कहां होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर है? स्पष्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, समझ में आता है ना? चलो अच्छी बात है। जब ये ग्लाइकोलाइसिस करवाए हैं तो क्या बनेगा? वही कहानी 2 पाइरुवेट, 2 पाइरुवेट, और पाइरुवेट क्या है जी? तो पाइरुविक एसिड ही तो है, पाइरुविक एसिड। तो कितना बनेगा सर? तो हमने पहले ही कहा था, एक मॉलिक्यूल को ग्लूकोज को उठाकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनेगा। तो लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट तो बन रहा है, लेकिन हमको ये बताइए कि इसके साथ साथ कुछ और भी होगा क्या? हाँ, क्या होगा? अब मैंने कहा था ना कि पाइरुविक एसिड, क्लियर है? तो ये जब पाइरुविक एसिड यानी कि पाइरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स देगा, इसके साथ साथ कुछ और भी देगा क्या? हाँ बिल्कुल। और वो क्या चीज है? तो ईस्ट का केसेस है जी, यानी कि अब किस चीज का यहाँ पे उपस्थिति है, यानी कि क्या आ गया है? तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस है। कौन एब्सेंस है? ऑक्सीजन है नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। कहां हो रहा है? तो ईस्ट में। ईस्ट में क्या हो रहा है? तो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चलती है। ये तो क्लियर हो गया। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो पाइरुवेट ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पर, अभी भी मैंने बताया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या चीज में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल में या फिर लैक्टिक एसिड, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल में होगा। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट में हो रहा है ना, तो इसके बाद क्या लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं ये एरो के बाद यहां से शुरू कर दे रहा हूं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H5OH यानी कि इथेनॉल। तो कितना? 2। ये क्या है? ये इथेनॉल है। और क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना जरूरी है, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स। और क्या? तो 2
एटीपी। सर यहाँ पे वाटर भी निकलेगा? अरे नहीं जी, वाटर का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। नो, देयर इज नो वेस्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनर्जी, तो जब हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा तो एनर्जी जो है बहुत कम रिलीज होगा, लिटिल अमाउंट में। मैं डिफरेंसेस भी करवा दूंगा, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये दोनों में क्या अंतर होता है। अभी इतना ही करना, क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको एनारोबिक रिस्पिरेशन अच्छे तरीके से कंप्लीटली फिनिश हो गया। तो इस इक्वेशन को भी लिखेंगे, फिर मैं कुछ आगे का केसेस बताता हूं। मैं इसे इरेज कर दूंगा, पूरा क्लीन ही कर डालूंगा। लेट्स हैव अ लुक, एक बार देख लो। अब चूंकि आपने कॉन्सेप्ट लिया एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन का, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप कहें कि हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे, इसका मतलब तो यही होता है ना कि हम लोग कभी एनारोबिक रिस्पिरेशन करेंगे नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? वो तो आप शायद सोच रहे होंगे, चाहे नहीं भी सोच रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। एनारोबिक रिस्पिरेशन हम करेंगे नहीं, बल्कि जबरदस्ती हमारे बॉडी के द्वारा किया जाता है। कैसे? अभी भी मैंने क्या बोला तुझसे, और इससे पहले मैंने तुझे क्या बताया? इससे पहले मैंने तुझे बताया कि हम लोगों में एरोबिक की ही प्रक्रिया चलती है, ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए। बट अभी मैं क्या कह रहा हूं? अभी मैं कह रहा हूं कि कभी कभी बिना ऑक्सीजन का भी एनर्जी हमारे बॉडी इंतजाम कर लेता है, या फिर कहिए उसके पास है तरीका कि ऑक्सीजन नहीं भी कभी मिलता है तो बिना ऑक्सीजन में भी वो एनर्जी पा लेता है। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं सर कि बिना सांस लिए वो जिंदा रह सकता? अरे नहीं जी, सुनो तो। क्या होता है कि जब कोई फिजिकल वर्क करता है या फिर हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, हैवी लोड लेने के बाद वो थकावट जैसा महसूस करता है, या फिर कभी कभी उसका जो मसल्स है उसमें सोरनेस आ जाता है, यानी कि दर्द। बट जो दर्द हुआ क्यों? कभी ये सोचने का प्रयास किया? या फिर जो मसल्स क्रैम्प आते हैं वो आखिर क्रैम्प्स आ क्यों रहे? ये क्रैम्प्स क्या हो? The painful contractions of our muscles are called cramps। यानी कि जब अपने मसल्स को इधर उधर स्ट्रेच करते हैं तो आपको दर्द जैसा महसूस होता है। कोई भी घर में होगा तो कभी कभी सो करके उठे, या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, या फिर सीढ़ियों चढ़ने के बाद कि आज तो बहुत काम कर लिए हो, तो उठेगा एकदम करते हुए एकदम ऐसे इस प्रकार से जाएगा, यानी कि उसके जो बॉडी है वो हल्का सा पेनफुल जैसा महसूस कर रहा है। खैर, सो करके उठ रहा तो अलग ही है, सुस्त आदमी, लेजी आदमी है, ये है। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया, जैसे कोई जिमर है जो बॉडी बिल्डर है, या फिर जो घर पे एक्सरसाइज करते हैं, उनका बॉडी में अक्सर पेन होते रहता है, दर्द होते रहता है। क्यों? क्योंकि हैवी एक्सरसाइज के कारण, हैवी लोड के कारण, तो कभी कभी क्रैम्प्स भी आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा खाना खाइए, दूध पीजिए, ये फूड लीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो क्यों हो गया? मैं तुझसे कहता हूं कि जब कोई भी अपने बॉडी पार्ट्स के बार बार इस्तेमाल करते हैं, एकदम लगातार कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी का लैकिंग हो जाता है, यानी कि कमी महसूस करने लगता है। जैसे मैं अभी अगर डंबल उठाऊं और बाइसेप्स करने लगूं तो क्या होगा कि यहाँ पे पेन महसूस होने लगेगा धीरे धीरे, और यहाँ पे एनर्जी घट जाएगा ना, क्योंकि बार बार एनर्जी जा रहा है, बार बार तो हम यहाँ पे इस्तेमाल ही कर रहे हैं, बार बार तो डंबल्स को उठा ही रहे हैं। तो इस केस में कहां से ये एनर्जी पाएगा? तो एक इसका अलग कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड देने लगते हैं और कॉन्टिन्यूसली उस मसल को इस्तेमाल करने लगते हैं, तब उस केस में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, चाहे नहीं पहुंचे, लेकिन उस मसल्स को एनर्जी तो चाहिए, वो एनर्जी कहां से जाएगा? तो उसके लिए भी प्रक्रिया है, रिस्पिरेशन तो होगा, लेकिन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो जाएगा रिस्पिरेशन। बट वो इक्वेशन लिखने से पहले मैं तुझे कुछ बातें हैं जो मैं तुझसे लिखा दूं, बता दूं। ये क्रैम्प्स के बारे में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो और कुछ
2 हफ्ते या फिर 1 वीक के लिए क्रिकेट नहीं खेलो, या फिर नहीं दौड़ो, या फिर कोई भी गेम, कबड्डी ही नहीं खेलो, और फिर अचानक से खेलने जाओगे तो यहाँ पे क्वाड्स मसल्स में या फिर लेग्स में पेन महसूस होगा, या फिर जो बॉलिंग करता है यहाँ पे हैंड में भी फील होता है। क्यों? इसी के कारण, क्रैम्प्स के कारण। या फिर क्यों हो, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, वही तो मैं आपसे बता रहा हूं। तो क्रैम्प्स का डेफिनेशन लिखेंगे। कोई पूछेगा कि क्रैम्प्स क्या हुआ, उसका डेफिनेशन बोलोगे ना, तब पता रहेगा तब ना। और तो पता करते हैं, तो लिखेंगे द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन of our muscles are called cramps। इसे ही हम लोग क्रैम्प्स का नाम देते हैं। या फिर श्योर कहिए, अगर क्रैम्प्स में बार बार हिचुटेशन में यानी कि दर्द महसूस होता है, उसी की मैं बातें कर रहा हूं। मसल में श्योर एकदम अजीब तरीके से पेन महसूस होगा। एक्सरसाइज करने के बाद जो क्या नहीं, जो तुम्हारे बॉडी पर अगर कोई स्टिक से पीटा जाए उसका पेन अलग है, और जब तुम एक्सरसाइज करने के बाद जो तुम फील करते हो पेन को, वो पेन अलग है तो दर्द है लेकिन अलग महसूस होगा। अरे कभी करो तब ना, कभी एक्सरसाइज करके देख लिया करो, तब महसूस होगा। वो भी अच्छा जैसा महसूस होता है। जो कोई भी, अगर आप में से कोई स्टूडेंट एक्सरसाइज करते होंगे तो मसल में पेन होता है, पेन तो होता है बट अच्छा फील होता है। एनीवेज सर, दर्द होता है, अच्छा फील होता है, ये क्या हो रहा है? ऐसा ही होता ही है। नहीं भरोसा तो करके देख लिया करो। और कौन? क्रैम्प्स। तो इसे ही हम लोग क्रैम्प्स कहते हैं। ये हो गया एक लाइन में डेफिनेशन क्रैम्प्स का। अब कोई पूछेगा कि हमको ये बताओ कि आखिरकार ये क्रैम्प्स हुआ क्यों, तो बता दें कि रेगुलर या फिर कॉन्टिन्यूअसली इस्तेमाल किए उस मसल पार्ट्स का, और वहां पे एनर्जी का कमी महसूस हो गया, इसीलिए क्रैम्प्स हो गया। और तो इसे जरा सा डिटेल में मैं तुझसे बताता हूं। जैसे देखो, लिखेंगे दिस कैन बी represented as follows। इसको दर्शाने का तरीका यही है। जब हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन जो कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो चाहिए, बट जो हमारा मसल्स है, आपने अभी भी बाइसेप्स कर्ल किया तो बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि वहां का एनर्जी कम हो गया और ऑक्सीजन का सप्लाई घट गया है जी। तो जब घट गया, लेकिन फिर भी तो उसको एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो उस केस में रिस्पायरेशन कर लेगा, वहीं पे एनर्जी बना लेगा साइटोप्लाज्म में ही, बट बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक रिस्पायरेशन कर लेगा। क्लियर है? तो क्या क्या बना देगा, तो वही तो मैं लिखा रहा हूं कि क्या क्या बनाएगा। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखो, ग्लूकोज तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो कितना मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज को उठा रहे हैं? एक ही लो, 1 मॉलिक्यूल उठाओ ना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा इसका भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहां? तो इन साइटोप्लाज्म में। ये भी पूछ देगा कि कहां हुआ, तो साइटोप्लाज्म में। तो क्या हुआ? तो पाइरूवेट में बदल जाएगा। पाइरूवेट यानी कि पाइरुविक एसिड। क्लियर है? तो कितना मॉलिक्यूल्स? एक मॉलिक्यूल ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड। तो लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल। चलो अच्छी बात। अब मैंने अभी भी बोला ना कि ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है, एब्सेंस है। किसका? ऑक्सीजन का। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 नहीं है,
और ये जो प्रक्रिया है वो मसल्स में चल रहा है ना जी, तो लिख देंगे कि इन MUSCLE मसल्स टिश्यू, टिश्यूज में, मसल टिश्यूज में चल रहा है। तो क्या क्या बना देगा? तो वही चीज, क्या एटीपी तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, बट इस केस में क्या करेगा? तो देखो यहां मैं लिख देता हूं, इथेनॉल नहीं बल्कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। कितना? 2 एंड 2 एटीपी, यही। और एक बात और जानो कि आखिरकार ये पेन हुआ तो हुआ क्यों। मैं कह रहा हूं कि जब हमारा मसल टिश्यू के द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति महसूस करता है तो ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हमारे मसल्स में ये लैक्टिक एसिड जाकर के जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जाकर के जमा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे मसल में क्रैम्प्स आ जाता है, सोरनेस आ जाता है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। तो एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, ये लैक्टिक एसिड के लिए क्या, यही ड्यू टू द accumulation of lactic acid कहां? in our muscles, in our muscle tissues, then it causes cramps, और यही है जो हमारे क्रैम्प्स के कारण बनता है। सर हमको ये बताइए कि आखिरकार ये लैक्टिक एसिड तो हमारे बॉडी में आ चुका है, तो अब ये हटेगा नहीं सर, ये क्रैम्प्स ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? बट इट टेक्स टाइम। वैसे भी गुड थिंग्स टेक टाइम, मैंने पहले भी बताया था तुझसे। गुड थिंग्स क्या है यहाँ कि पहले पेन था, क्रैम्प्स था, अब ये ठीक हो रहा है ना, यानी कि अच्छी चीजें तो हो रही, इसके लिए टाइम लगेगा। कैसे होगा? जो तो कहा जाता है रेसलर को या फिर बॉडी बिल्डर को कि अब थोड़ा सा गर्म वाटर से स्नान कीजिए, टेक हॉट वाटर बाथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह में और शाम में। और मसाजेस भी उनके लिए सजेस्ट किया जाता है। मसाजेस जब आपके मसल्स पर किया जाता है तो आप पेन से रिलीफ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उस एरिया पर बढ़ जाता है, यानी कि पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाता है धीरे धीरे। तो जैसे ही ज्यादा होता है ये लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन करने लगता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर हम लोग ये क्रैम्प्स से छुटकारा पा जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टॉक। आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड, क्लियर है कि मैं तुझसे क्या समझा रहा हूं। एनीवेज, तो ये क्रैम्प्स क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी इससे छुटकारा पाने का, निजात पाने का तरीका बताइए ना। हाँ जरूर बताएंगे। तो लिखेंगे कि फ्लोइंग आर the ways to get relief of cramps, यानी कि क्रैम्प्स से छुटकारा पाने का तरीका बहुत सारा है। कभी कभी बहुत ज्यादा हुआ तो मेडिसिन से भी सजेस्ट किया जाता है, बट जो कैजुअली है जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी, अरे खौलाया हुआ नहीं तो चमड़े निकल जाएगा, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। क्लियर है? और दूसरा उपाय घरेलू उपाय है, अरे खुद भी मसाज कर सकता है।
ऑयल है तो ऑयल का इस्तेमाल करो। मसाजेस लिख रहे हैं, मैसेज मत समझना इसे, समझा? चलो, यहां तक आपने सफर तय किया इस लाइफ प्रोसेस में, यहां तक आप लिखोगे, फिर मैं यहां से यहां तक मैं मिटा दूंगा। और डिफरेंसेस बिटवीन जानते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर दूं, बट उससे पहले ये लिखे हुए नहीं तो मैं मिटा दूंगा। क्लियर है? चलिए, आपने ये तो जान लिया कि आखिरकार ये हम लोग क्रैम्प्स क्यों पाएंगे। सर, आपने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के केस में बताया है, एनिमल्स के केस में नहीं बताइएगा। सर, क्या जानवरों में भी क्रैम्प्स होता है? यानी कि टाइगर, लॉयंस, रेनडियर या फिर डॉग्स या फिर कौवा ही कहा ना रहे, उसमें भी होगा? क्यों नहीं होगा उसमें? वही बहुत ज्यादा अपना जो विंग्स है उसका इस्तेमाल करेगी तो वहां भी महसूस करेगी क्रैम्प्स। कौन? कौवा। अब कौवा है कि कौवी है हमको कहा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो भी तो मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है। अरे हम लोग करेंगे तो वो क्यों नहीं करेगा टाइगर, लायन वगैरह? क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली वी आर आल्सो ए टाइप ऑफ एनिमल, हम लोग भी तो एक प्रकार का जानवर ही हैं। तो तुम ऐसा क्यों प्रश्न किया या फिर करता है कि उसमें भी महसूस होगा? लगता है ना कि हम लोग अपने आप को ज्यादा ही कुछ समझते हैं और उस सारे जानवरों को तो कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अरे उसमें भी फीलिंग है, सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं है। वो भी एक काम कर सकता है जो हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोगों में और जानवरों में सिर्फ ऊपरी कनेक्शन का अंदर है। एनीवेज, और भी सारी चीजों का अंतर है। आइए डिफरेंसेस जानते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या क्या अंतर है। तो अपने कॉपी पर एक बीच से लाइन खींच लीजिएगा और इस साइड लिखिएगा एरोबिक रिस्पिरेशन। एग्जामिनेशन में आएगा, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन कहीं पूछ भी देगा तो अब पूछे या ना पूछे, आपको हमेशा मैं तैयार करके भेजूंगा, इतना अच्छा से बता ही डालूंगा। लिखेंगे इस साइड, लिखेंगे राइट साइड कॉपी में लाइन के बाद दूसरी साइड एनारोबिक। क्या? एनारोबिक रिस्पिरेशन। चलिए, ये आपने लिख लिया। अब इसे जरा सा घेर ले कुछ इस तरह से, और इसे भी घेर ही लो। चलो, ये काम आपने कर लिया। इस साइड भी तो इस नंबर लिख दो। चलो, क्लियर है? अब एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हमने तुझे बताया, इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वही बातें मैं लिखाऊंगा, या फिर इसे हटाओ सीधे यहीं पे फर्स्ट पॉइंट में इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। आसान भाषा में लिखा रहा, और इधर क्या लिखेंगे? इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, बट एरोबिक रिस्पिरेशन को चाहिए ही चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंसेस, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। क्लियर है ना जी? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन है उसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। तो लिखें इट रिलीजेस या फिर प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है, बट
एनारोबिक के केस में क्या हुआ, कोई भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्लियर है? तो वही बातें लिखेंगे क्या, यही इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कम मात्रा में ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कौन? ये एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये दो बातें हुई। तीसरा बात कि एरोबिक रिस्पिरेशन में बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज को अच्छे तरीके से टूटेगा, खूब अच्छे तरीके से, और 38 एटीपी का निर्माण करता है ना? तो उसे भी लिखेंगे। इट कंप्लीटली breaks the glucose into water and CO2 में। इधर लिखेंगे कि इट पार्शियली, यानी कि थोड़ा सा, पार्शियली ब्रेक्स ग्लूकोज एज CO2 में, वाटर नहीं। क्लियर है? ये थर्ड डिफरेंसेस हुआ, ये इसी एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में। अब जो फोर्थ डिफरेंसेस है, तुम खुद ही बताओ, ये इसका एरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स क्या है, या फिर ये नहीं भी लिख सकता है। कंप्लीटली ब्रेक्स, यहीं तक लगी शॉर्ट में ही, पार्शियली ब्रेक्स द ग्लूकोज, चलो ठीक है। फोर्थ पॉइंट तुम खुद ही बताएगा, ये जो इसका एंड प्रोडक्ट एरोबिक रिस्पिरेशन का क्या, हमने तो इससे बताया, ऐसा नहीं कहा मैंने कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एज एंड प्रोडक्ट्स। और इस साइड क्या है, एनारोबिक रिस्पिरेशन के केस में पार्शियली तो ब्रेक डाउन किया है, बट एंड प्रोडक्ट्स क्या है, तो इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और लैक्टिक एसिड भी है। तो लिखेंगे इट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि प्रक्रिया के बाद क्या रिजल्ट देगा, एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड वाटर। लेकिन इस साइड में क्या हो जाएगा, इट्स एंड प्रोडक्ट इज क्या है, तो इथेनॉल। CO2 तो है, ये है इथेनॉल। इन ईस्ट के केस में यही ना देखे थे, एंड लैक्टिक एसिड भी देखने को मिलता है इसमें, इन एनिमल मसल। एनिमल मसल्स के केस में। क्लियर है? तो ये आपका डिफरेंसेस था, जो मैंने बोर्ड में शायद नहीं ही आएगा ये, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए, इसीलिए मैंने डिफरेंसेस बताया। सर 5 नंबर में दे देगा क्या? दे भी सकता है, लेकिन आपने 4 ही बात लिखा। तो 5th पॉइंट क्या लिखोगे बताओ, सोचो, सोच को बोल, बताओ अभी, करो अभी। चलो तुम्हारे साथ बुद्धि लगाते हैं, हर एक चीज तो, हाँ एक चीज और लिख सकता है, तुम खुद ही बताओ, ये एरोबिक रिस्पिरेशन
कंप्लीटली सेट्स कहां था जी? माइटोकॉन्ड्रिया में ना। और एनारोबिक रिस्पिरेशन जब भी उठाते थे तो साइटोप्लाज्म में होता था। लिख सकता है, लिखने के लिए गलत नहीं है करेगा, क्योंकि है ये नहीं है गलत। इट टेक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बट इस साइड क्या है? इट टेक्स इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। ये आपका डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन क्लियर होता है। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको रिस्पिरेशन को समझा दिया। जो कुछ भी जितना भी बताने लायक चीज था उससे भी ज्यादा आपको बता दिया, समझा दिया, वही उदाहरण सही। बस आज के इस लेक्चर में मैं यहीं तक के रखता हूं, आपको रिलीफ कराता हूं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्रैम्स है ना। तो रिलीफ पाना बहुत जरूरी है इस लेक्चर को स्टॉप करके। और बाकी कुछ मैं आपको अदर सब्जेक्ट का भी यहाँ पे एक वीडियोस दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं और इस लोगों से मुझ तक जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और मुस्कुराते रहिए, और लोगों को भी मुस्कुराने दीजिए।